नमस्ते बच्चों, आज हम स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में लचीलेपन का गुण होता है। तो यदि आप स्प्रिंग को खींचकर विस्थापित करेंगे तो माना कि यदि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वह एक उसकी स्थिति है जिसको हम बोलते हैं माध्य स्थिति। उस स्थिति से यदि हम खींचें तो खींचने पर यदि जीरो से विस्थापन, यदि हम वस्तु को स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो विस्थापन है जीरो से x0 हो, तो किसी भी स्प्रिंग को यदि हम खींचेंगे तो अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर विस्थापित होगा। एक ओर हम ले रहे हैं x0 और दूसरी ओर जो विस्थापन है उसे हम ऋण x0 से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो खींचने पर उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है, यांत्रिक ऊर्जा अर्थात आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो आज हम स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से होता है इसके लिए सूत्र की हम स्थापना करेंगे। तो हम देखें तो स्प्रिंग को माध्य स्थिति से छोड़ने पर माना कि विस्थापन x0 और दूसरी ओर -x0 है, तब विस्थापित करके हम छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा किस प्रकार से होगी। तो विस्थापित करके जब हम छोड़ते हैं तो वह अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगता है। कंपन करेगा, स्प्रिंग में जो गुण होता है वह कंपनता का, जब उसे आप खींच के छोड़ेंगे तो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, कंपन करेगा। अर्थात एक तरफ x0 और दूसरी तरफ ऋण x0 तक वह कंपन या दोलनी गति करेगा। तो जब हम विस्थापित करके छोड़ते हैं तब विस्थापन x बराबर हम कहेंगे कि x0 से x बराबर कहाँ तक हो रहा है, x जो है विस्थापन वह ऋण x0 तक होता है। तो जो स्प्रिंग का विस्थापन है वह x बराबर x0 से x बराबर ऋण x0 तक वस्तु स्प्रिंग का जो है वह विस्थापन होता है। अब जब वस्तु का विस्थापन होगा तो इनमें जो स्थिति है, पहली वाली जो स्थिति है वह होता है माध्य स्थिति जिसे हम कहेंगे। तो माध्य स्थिति अर्थात यह बीच की स्थिति। तो माध्य स्थिति में हम x बराबर लेंगे 0। तो जो माध्य स्थिति है वहाँ पर x बराबर 0 होगा। तो पहली स्थिति जिसे हम कहेंगे माध्य स्थिति, इसके लिए यदि हम देखें तो माध्य स्थिति में जो स्प्रिंग है वह x बराबर 0 स्थिति पर होगी। अर्थात इस कंडीशन में जो स्प्रिंग का चाल है, स्प्रिंग की जो चाल है माध्य स्थिति, मतलब हम उसे विस्थापित नहीं किए हैं, स्प्रिंग को हम पकड़े हुए हैं, मध्य स्थिति में है। माध्य स्थिति x बराबर 0, अर्थात जो स्प्रिंग की जो चाल है वह क्या होगी, 0 होगी। तो स्प्रिंग की जो चाल है x बराबर 0 पर हम कहेंगे कि चाल क्या होगा, 0 होगा। तो चाल यदि 0 है अर्थात गतिमान अवस्था में है क्या स्प्रिंग, नहीं है ना। तो चाल क्या है, 0 है, तो चलायमान स्थिति में नहीं है स्प्रिंग। इस स्थिति में आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है, यदि हम कहें तो गतिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती है गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग जो है वह उसकी जो चाल है वह क्या है, 0 है। तो गतिज ऊर्जा आप क्या कहेंगे, वह भी क्या होगा, 0 होगा। और गतिज ऊर्जा जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी या के से प्रदर्शित करते हैं। तो गतिज ऊर्जा के बराबर हम क्या कहेंगे,
शून्य होगा। तो स्प्रिंग यदि माध्य स्थिति में है तो स्प्रिंग का चार्ज शून्य होगा और स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा है वह क्या होगी, शून्य होगी। अब जो स्प्रिंग है वह माध्य स्थिति में है, तो माध्य स्थिति में हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण करना है। तो यांत्रिक ऊर्जा मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। तो हमने सर्वप्रथम गतिज ऊर्जा के लिए निकाला कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। अब हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, PE से दर्शाते हैं। अब चूंकि जो स्प्रिंग है उसके अंदर ऊर्जा संरक्षित है, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होगी और वह होगी 1/2 kx0 वर्ग। क्योंकि हमने व्यंजक निकाला था स्प्रिंग के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक 1/2 kx² होता है। हमने पूर्व की कक्षा में स्प्रिंग के लिए व्यंजक निकाला था। तो यहाँ पे हम विस्थापन 0 से x0 और इधर ऋण x0 में हो रहा है, तो इस प्रकार से हम यदि स्थितिज ऊर्जा कहेंगे तो वह होगी 1/2 kx0 वर्ग। अब जो स्प्रिंग है उसकी कुल ऊर्जा यदि हम निकालें तो स्प्रिंग की कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, हम गतिज ऊर्जा को KE काइनेटिक एनर्जी और धन PE पोटेंशियल एनर्जी से व्यक्त करते हैं। तो कुल ऊर्जा बराबर KE धन PE। KE का मान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी वह हमें मिला है 0 और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 1/2 kx0 का वर्ग। जब किसी राशि में 0 जुड़ती है तो वही राशि आपको मिलेगी 1/2 kx0 का वर्ग। इस प्रकार माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह आपको प्राप्त होगा 1/2 kx0 का वर्ग। यह इसकी माध्य स्थिति है। अब इसके पश्चात हम माध्य स्थिति x = 0 पर हमने लिया है। अब तो हम x = इसे लेंगे, हम क्या कहेंगे, माध्य स्थिति x = 0 ले रहे हैं, तो x = ये होना चाहिए, माध्य स्थिति जो होगी वो आपकी होगी x = x0। इसे आप x = x0 लेंगे, इसे आप सुधार लीजिए। ये होगा आपका माध्य स्थिति जो होगी वह होगी, माध्य स्थिति मतलब दोनों ओर विस्थापन, तो x0 ये आएगा। तो माध्य स्थिति जो है आपकी वह है x = x0। x = x0, तो इसे हम चरम स्थिति कहेंगे। आप इसे सुधार लीजिए। ये हमारी जो स्थिति है, ये हमने जो निकाला है यह चरम स्थिति के लिए होगा। हमने यहाँ पे स्थिति ले रहे हैं 0 से x0 और ये है -x0। तो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है, तो हम जो विस्थापन हम कर रहे हैं वह x से कहाँ जा रहे हैं, 0 से x0। तो 0 से x0 जा रहे हैं तो वह कहलाएगी चरम स्थिति। और चरम स्थिति में हम x बराबर x0 लेंगे, जिसमें चाल जो है वह शून्य होगा, अर्थात गतिज ऊर्जा KE बराबर 0 होगी।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि चरम स्थिति जो है उस पर हम x बराबर x0 लेंगे, तो x बराबर x0 पर चाल होगा शून्य, गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे तो वह होगी शून्य, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह होगी 1/2 kx0 का वर्ग, और कुल ऊर्जा हम निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है 0 धन 1/2 kx0 का वर्ग, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 kx0 का वर्ग ये हमें प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हम लेंगे माध्य की स्थिति जिसे हम कहते हैं x = 0 पर। अब हम लेंगे माध्य स्थिति x = 0 पर। इसके पहले हमने माध्य स्थिति लिखा था, उसे आप चरम स्थिति कर लीजिए और उसे सुधार लीजिए x = x0। ये हमने जो निकाला है वह चरम स्थिति के लिए है। अब हम आगे देखें माध्य स्थिति के लिए। तो माध्य स्थिति जो होती है उसमें हम कहेंगे कि x बराबर होगा 0 के, और जो चाल होगा x = 0, ये मध्य स्थिति मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करेगी। जिसे हम स्प्रिंग को यदि खींचें तो वह दोलनी गति दोनों तरफ करेगी। इस प्रकार से तो हम कहेंगे कि माध्य स्थिति x = 0 पर चाल जो है वह बढ़ने लगेगा, चाल बढ़ने लगता है। तो माध्य स्थिति पर जो चाल है वह बढ़ने लगता है, और जो गतिज ऊर्जा जो होगी वह अधिकतम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वह माध्य स्थिति पर शून्य होगा। तो इस प्रकार से हम पुनः गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो जब माध्य स्थिति हो उस कंडीशन में हमारी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह होगी 0, और माध्य स्थिति पर x बराबर 0 पर जब चाल बढ़ने लगता है तो आप जानते हैं कि चाल में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़कर आप जानते हैं कि कोई स्प्रिंग है उसके लिए गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है 1/2 kx0 वर्ग। तो इस प्रकार से जब माध्य स्थिति पर हो x बराबर 0 तब चाल बढ़ने लगता है, चाल बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, और गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वह होगा 1/2 kx0 का वर्ग, और माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 0। अब हम कुल ऊर्जा निकालें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का हम योग करेंगे तो गतिज ऊर्जा का जो मान है वह हमें मिलेगा कितना 1/2 kx0 का वर्ग धन स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 0। तो इस प्रकार से देखेंगे कि माध्य स्थिति पर भी आपको जो मान मिलेगा वह होगा 1/2 kx0 का वर्ग। तो चरम स्थिति पर भी हमें 1/2 kx0 का वर्ग प्राप्त हुआ था। माध्य स्थिति पर भी जो कुल ऊर्जा है वह भी 1/2 kx0 का वर्ग प्राप्त होगा। अब यह माध्य स्थिति से धीरे धीरे स्प्रिंग जो है x स्थिति पर आ जाएगा। तो माध्य स्थिति से जो x है वह x = x पर आ जाएगा। तो अब x = 0 पर हम चाल निकाले थे, अब हम निकालेंगे x बराबर x की स्थिति पर। तो माध्य स्थिति से x बराबर x की स्थिति पर आएगा तो
किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये हम देखते हैं। तो माध्य स्थिति से यदि हम x स्थिति पर आएंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वह होगी 1/2 के x का वर्ग 1/2 के। हम देख रहे हैं कि x0 से किस पर आ रहे हैं, x पर आ रहे हैं। तो हम x0 से x पर आएंगे तो अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो हम कहेंगे कि 1/2 के x0 का वर्ग ऋण 1/2 के x का वर्ग, ये प्राप्त होगा। अब हम माध्य स्थिति से x बराबर x स्थिति पर आ रहे हैं, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा का मान है उसमें वृद्धि होगी और वह होगा 1/2 के x0 के वर्ग के बराबर होगा। इसे आप ये लिखेंगे, x आ रहा है तो ये 1/2 हम लिखेंगे kx का वर्ग। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वह होगी गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 kx का वर्ग। इस प्रकार से हम कुल ऊर्जा निकालें तो कुल ऊर्जा यदि हम निकालेंगे तो हम कुल ऊर्जा निकालते हैं तो गतिज ऊर्जा हमारे पास है 1/2 के x0 का वर्ग ऋण 1/2 के x का वर्ग। धन स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं तो वह प्राप्त हुई है 1/2 के x का वर्ग। इस प्रकार देखें तो ये धन है और उतना ही ऋण है, ये दोनों राशि आपस में कैंसल हो जाएगी तो आपको मिलेगा 1/2 के x0 का वर्ग। तो इस प्रकार यदि आप माध्य स्थिति से विस्थापन जो है x पर हो तब भी आपको कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग 1/2 के x0 की घात 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखें तो x0 से हम 0 पर आए, 0 के पश्चात x पर आए, अब x के बाद हम आएंगे ऋण x0 पर। तो चरम स्थिति x बराबर ऋण x0 पर। तो पहले हम यहाँ पे 4 स्थिति ले रहे हैं। पहली स्थिति चरम स्थिति कहलाती है, दूसरी स्थिति माध्य स्थिति कहलाती है, तीसरी स्थिति माध्य स्थिति से x बराबर x पर हम ले रहे हैं। अब चौथी जो स्थिति होगी जिसे हम कहेंगे चरम स्थिति x बराबर लेंगे ऋण x0। तो इस प्रकार से 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति आप ले रहे हैं x बराबर x0, दूसरी स्थिति आप ले रहे हैं x बराबर 0, तीसरी जो स्थिति है उसे आप ले रहे हैं x बराबर x और चौथी स्थिति हम लेंगे x बराबर ऋण x0। तो इस प्रकार से हम 4 स्थितियां लेते हैं और इन चारों स्थिति पे आप देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका योग आपको प्राप्त होगा 1/2 के x0 का वर्ग। तो अब हम चौथी स्थिति लेते हैं, चरम स्थिति। हम मान बदल देंगे, हम लिखेंगे चरम स्थिति x बराबर ऋण x0 पर हम यदि लें तो इस कंडीशन में चाल पुनः शून्य हो जाएगा। चाल शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो फिर हम उसी प्रकार से हम फिर यहाँ लिखेंगे कि चाल शून्य होने के कारण गतिज ऊर्जा शून्य होगी और स्थितिज ऊर्जा हमारी पुनः फिर वैसी हो जाएगी 1/2 के x0 का वर्ग। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे अर्थात हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होगी, गतिज ऊर्जा
जीरो धन स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx0 का वर्ग। इस प्रकार से आप देखेंगे इनको जोड़ने पर 1/2 kx0 का वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि चरम स्थिति x = ऋण x0 पर चाल शून्य है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx0 का वर्ग प्राप्त होगा और दोनों का यदि हम योग करें तो वह होगा 1/2 kx0 की घात 2। इस प्रकार देखें कि आप चारों स्थितियों में यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग 1/2 kx0 की घात 2 जो कि नियत है। आप देख रहे हैं कि सभी स्थिति में यह जो मान है वह नियत प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि किसी स्प्रिंग की प्रत्येक स्थिति में, कोई भी स्थिति में हो, स्प्रिंग की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह नियत होता है। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग की जो यांत्रिक ऊर्जा है वह नियत होती है, नियत अर्थात कांस्टेंट, एक समान, जिसे हम कहेंगे एक समान होती है। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इस प्रकार से हम स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किए कि स्प्रिंग की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। अब यदि हम उसे चित्र के माध्यम से यदि हम यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहें तो यह है विस्थापन। तो ये हम विस्थापन और ऊर्जा के मध्य यदि ग्राफ खींचकर देखें कि हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो हम देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ती है। तो इस प्रकार से यह गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात हम इसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और आप देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आती है और वह फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि हम खींचें तो एक आपको सरल रेखा, ये जो है इन दोनों ऊर्जाओं का योग, ये एक सरल रेखा के माध्यम से हम गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार से यह प्राप्त होगा। तो ये जो एक ये वाली जो है यह ग्राफ PE के लिए है और यह KE के लिए है, और इन दोनों का हम योग करें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात नियत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यह विस्थापन और ऊर्जा के बीच हमने ग्राफ खींचा कि जो स्प्रिंग का विस्थापन है x0 से 0 फिर x फिर -x0 होता है, तो हमें इनकी ऊर्जाओं का योग नियत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने स्प्रिंग की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण देखा। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम अध्ययन करेंगे कि प्रकृति में ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। आप पढ़ चुके हैं कि प्रकृति में ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। तो एक उसके बारे में हम छोटा सा हम देखते हैं कि आपको कितना पता है कि प्रकृति में ऊर्जा के जो रूप कौन कौन से हैं।
हम देखते हैं प्रकृति में ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो प्रकृति में ऊर्जा के विभिन्न रूप आप जानते हैं कि हमारे जो प्रकृति है इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले यदि देखें तो आंतरिक ऊर्जा। आप जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह वस्तु की संपूर्ण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात हम कहेंगे कि जो आंतरिक ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो हम के काइनेटिक एनर्जी और पी पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो योग है वह होगा आंतरिक ऊर्जा। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि उष्मा से हम कहेंगे उष्मीय ऊर्जा। तो हमारे इस प्रकृति में उष्मा के रूप में विद्यमान है, जिसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय ऊर्जा। आप जानते हैं इसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा है रासायनिक ऊर्जा, जिसमें हम रसायन का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का हम उदाहरण लें तो सेल आप देखे हैं, सेल में हम रसायन का उपयोग करते हैं और उस केमिकल से हम विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा भी होती है, आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा, जिसमें हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेश आपने देखा होगा कि आवेश जो होते हैं उनके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आवेश प्रवाह की जो दर है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है। और यदि हम और देखें तो आप बता सकते हैं और कौन सी ऊर्जा हो सकती है, आप सोचिए और कौन सी ऊर्जा होगी। नाभिकीय ऊर्जा। आप देखे होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो परमाणु के नाभिक में ऊर्जा विद्यमान है और उसका हम उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से और भी कई रूप हैं नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो कई प्रकार के हम प्रकृति में ऊर्जा के हम विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से यदि हम देखें तो आंतरिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनके बारे में आप अध्ययन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि दो वस्तु हैं यदि वो आपस में टकराएं, तो दो वस्तु यदि आपस में टकराते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप रास्ते में कहीं जाते हैं और दो वाहन यदि आपस में टकरा जाएं, दो गाड़ियां हैं, दो वाहन हैं, आपस में यदि उनका टक्कर हो जाए तो आप बोल देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। यदि सामान्य शब्दों में बोले तो आप क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो गया। तो दो गाड़ियों का आपस में टकराना, दो गाड़ी हैं, दो वस्तु हैं, यदि दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो उस घटना को हम कहते हैं संघट्ट। दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया करना क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। तो हम आइए पढ़ते हैं संघट्ट के बारे में। संघट्ट
संघट्ट संघट्ट हम किसे कहेंगे? संघट्ट दो वस्तुओं का आपस में टकराना। कितनी वस्तु होनी चाहिए? दो वस्तु होनी चाहिए, तभी उनके बीच क्या होगा? संघट्ट होगा। एक अकेला कोई वस्तु है, उस पे संघट्ट नहीं होगा। दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। तो ये परिभाषा आप याद रखिए कि दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया, जब टकराएंगे वो तो उनके मध्य एक क्रिया कार्य करेगी जिसे हम कहेंगे अन्योन्य क्रिया का होना, यह कहलाता है संघट्ट। उदाहरण में आप देखें तो मैंने बताया कि दो वाहन हैं, दो वाहन आपस में यदि टकराए तो उनके मध्य क्या होगी? अन्योन्य क्रिया कार्य करेगी, तो वह कहलाएगा संघट्ट। और आपने देखा होगा दैनिक जीवन में आप क्या करते हैं? क्रिकेट का खेल आपने देखा है। तो क्रिकेट में बैट और बॉल, तो जब बॉल बैट पर टकराती है तो बॉल का बैट या बल्ले पर टकराना, तो जब बॉल है बैट पर टकराती है तो टकराना दो वस्तुएं हुई। एक पहली वस्तु आपकी बॉल हुई और दूसरी वस्तु बैट हुई। तो क्रिकेट का बल्ला या बैट में गेंद से टकराना क्या कहलाएगा? संघट्ट कहलाएगा। तो दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम ले तो दैनिक जीवन में क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना, क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? संघट्ट कहलाएगी। तो आप याद रखिए कि दो वस्तु कभी भी आपस में टकराते हैं तो उनके मध्य एक क्रिया कार्य करती है जिसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। उदाहरण के रूप में दैनिक जीवन में क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना। सड़क पर हम क्या कहेंगे? वाहनों का टकराना। तो दूसरा उदाहरण आप कह सकते हैं कि सड़क पर वाहनों का टकराना भी संघट्ट कहलाता है। तो संघट्ट में देखते हैं कि जो वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है, कि पूरा का पूरा आपका जो बैट है और जो बॉल है, तो आप बॉल को देखे होंगे, गेंद को देखे होंगे, तो गेंद का कुछ भाग ही बल्ले से टकराता है। पूरा का पूरा गेंद नहीं टकराता, गेंद का कुछ भाग ही क्या करता है? बल्ले से टकराता है, उसके संपर्क में आता है। तो गेंद का जो हम कहें जो बनावट है वह कहलाएगा भौतिक संपर्क। तो संघट्ट में वस्तुओं का भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। यह आप याद रखिएगा कि संघट्ट में वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं होता है।
तो संघट्ट की जब क्रिया होगी उसमें वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। अब जो संघट्ट है इसका प्रकार, संघट्ट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है आपका जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। किस प्रकार का संघट्ट? प्रत्यास्थ संघट्ट। और दूसरा कहलाता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो पहला जो संघट्ट कहलाता है वह है प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा संघट्ट का प्रकार है अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में, इस संघट्ट में निकाय जो है, निकाय है, हमारा कोई निकाय है, दो वस्तुओं का जो बनता है तंत्र वह कहलाता है निकाय। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय की गतिज ऊर्जा और संवेग दो चीज कार्य करते हैं जब संघट्ट होता है। पहला आपका संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, आप जानते हैं। तो निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा तो प्रत्यास्थ संघट्ट जब होता है तब निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। दोनों क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं, मतलब विद्यमान होते हैं, दोनों संरक्षित रहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ संघट्ट। कि प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में आप याद रखिए कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। उदाहरण के रूप में आप देखें तो कांच का आपने गोली, कांच की जो गोली आती है जिसको बाटी कहते हैं आप लोग, तो कंचा कांच की गोली आप खेलते हैं। तो कांच की गोली, छोटी वाली गोली, और हाथी दांत का बना हुआ एक बड़ा कंचा आता है। तो छोटी गोली और बड़ी, जिसे आप बाटी भी कहते हैं, तो छोटी कांच की जो गोली है और बड़ी हाथी कहना चाहिए, हाथी दांत की गोलियां, इनको आपस में यदि टकराएंगे तो उनके बीच क्या होगा? प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। एक छोटी गोली है और एक बड़ी गोली है, तो एक कांच की है और एक हाथी दांत की गोलियां जिसे हम कहते हैं, इनके बीच यदि हम संघट्ट कराएंगे तो वह प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगा। और प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में हम कहेंगे कि निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का जो संवेग है वह संरक्षित रहता है, किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होंगे, लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो निकाय है उसका संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित, किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि संघट्ट जो है दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। उदाहरण दैनिक जीवन में क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना।
संघट्ट में वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है और जो संघट्ट है वह दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लेंगे तो कांच और हाथी दांत की गोलियां, इनके बीच संघट्ट का होना प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। और दूसरा प्रकार है अप्रत्यास्थ संघट्ट, जिसमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अब इसका यदि हम उदाहरण देखें तो आप देखे हैं कि कीचड़ देखे हैं ना। कीचड़ जो होता है यदि छिटक कर दीवार पर आ जाए तो कीचड़ जो है वह छिटक कर यदि दीवार पर आ जाता है तो कौन सा संघट्ट होगा? अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगा। संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। यह होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट और इसका जो उदाहरण है वह क्या है? कीचड़ का छिटक कर दीवार पर आ जाना। या आप देखे होंगे कि बंदूक से यदि गोली दागें, बंदूक से आप गोली दागते हैं, बंदूक है आपका और उससे गोली यदि दागते हैं तो बंदूक से गोली जो है अपने लक्ष्य पे जाकर घुस जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना है वह कहलाती है अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो ये इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप संघट्ट और संघट्ट के प्रकार आप याद रखेंगे। अगली कक्षा में हम एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का अध्ययन करेंगे कि एक विमीय, आपने एक अध्याय है आपका एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति। उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक विमीय जो गति होती है, कोई वस्तु यदि सरल रेखा में गति करे, सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। तो हम यदि एक रस्सी बांध दें, सीधा सीधा यदि रस्सी बांध दें और उस रस्सी में किसी कीड़े को यदि हम ऐसा चलवाएं तो क्या होगा? कीड़ा जो है उस रस्सी पर एक सिरे से दूसरे सिरे पे चलना प्रारंभ करेगा। तो जो कि रस्सी कैसा है? सीधा है। सीधा है मतलब सरल रेखा में है। तो कोई वस्तु यदि सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम कहते हैं एक विमीय गति। सीधी सड़क, एकदम सीधी सड़क हो और उस पे कोई कार गति कर रहा है तो सीधी सड़क पर कार की गति, ये क्या कहलाता है? एक विमीय गति। तो हम अगली कक्षा में यह पढ़ेंगे कि एक विमीय यदि गति होता है तो एक विमीय गति में प्रत्यास्थ संघट्ट यदि हो तब हमें उसके लिए क्या व्यंजक प्राप्त होगा, उनमें क्या स्थितियां होंगी। यदि कोई वस्तु एक विमीय गति करता है और उनमें क्या हो? प्रत्यास्थ संघट्ट हो। तो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।